हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। तो जो पॉइंट उसमें पढ़ना है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। और सबसे पहले मैपिंग में देख लेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें उत्पादकता में अधिक हैं और कौन सी चीज़ें उत्पादन में अधिक हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ पहले समझ लेते हैं। उत्पादकता मतलब ये होता है कि एक छोटा एरिया है, इसमें 5 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि 10 स्क्वायर फीट में 5 किलोग्राम का उत्पादन हो जा रहा है। ठीक है, और आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट है, उसमें भी 5 ही किलोग्राम उत्पादित कर रहे हो। तो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा, या 10,000 स्क्वायर फीट में आप 6 किलोग्राम उत्पादित कर रहे हो, तो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा तो जो 10,000 स्क्वायर फीट वाला एरिया है वहाँ उत्पादन अधिक है, लेकिन जो 10 स्क्वायर फीट वाला एरिया है वहाँ पर उत्पादकता अधिक है। उत्पादकता का मतलब होता है एक सीमित क्षेत्र में ज़्यादा उपज कर लेना। तो यहाँ पर अब कृषि की उत्पादकता और उत्पादन को देख लेंगे। जैसे सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण में होता है। याद रख लीजिएगा, यूपी से सटा हुआ भाग है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन चावल की उत्पादकता कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वो पश्चिमी चंपारण में है। अगर आपसे पूछ ले कि चावल का उत्पादन कहाँ पर है, तो चावल का उत्पादन रोहतास में सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में आओगे तो मुजफ्फरपुर में शाही लीची के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए फेमस है। ठीक है, गन्ना का उत्पादन मैंने बता दिया, चावल की उत्पादकता बता दिया। अब आम का उत्पादन, अगर प्रश्न पूछा जाए कि आम का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा दरभंगा में आम का उत्पादन होता है। ये बात याद रखनी है। बात करें बेगूसराय की, तो बेगूसराय लगभग मध्य में पड़ता है बिहार के, और यहाँ पर गेहूँ की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। अररिया में मक्का का उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। अररिया ये नेपाल से सटा हुआ आपका ज़िला है। फिर आते हैं कटिहार, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ ज़िला है। यहाँ पर मक्का का उत्पादन ज़्यादा है, यानी कि मक्का ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। जबकि थोड़ी जगह में ज़्यादा मक्का कहाँ होता है, तो उत्पादकता यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो अररिया में ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो आपका कटिहार में ज़्यादा होता है। बात करते हैं प्याज उत्पादन की, तो नालंदा में प्याज उत्पादन होता है। ठीक है, नालंदा में प्याज उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जहानाबाद में दलहन का उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। मतलब जहानाबाद में 1 किलो अगर दाल छींट दोगे या बो दोगे तो समझ जाओ कि 10 किलो मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उत्पादन नहीं ज़्यादा, उत्पादकता यहाँ पर ज़्यादा है। आलू का उत्पादन कहाँ होता है, तो पटना में आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। वहीं बात करें वैशाली की, तो गोभी सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि नालंदा में ही अमरूद और प्याज दोनों ही उत्पादन होता है। और गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है, और चावल का उत्पादन भी रोहतास में होता है। तो ये चार्ट हमने लगभग पढ़ लिया है। एक बार छोटा करके मैं दिखा देता हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जो एक हम लोग को पॉइंट पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं। चलिए पहले यही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, आशा करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। दुग्ध, मत्स्य उत्पादन, सिंचाई और उर्वरक खपत कहाँ कहाँ होती है। तो बात करते हैं शिवहर की, तो शिवहर में न्यूनतम सकल सिंचित क्षेत्र है। दरभंगा की बात करें तो तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो दरभंगा में होती है। सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है, तो ये मधुबनी में होता है। नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है, समस्तीपुर में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है। ठीक है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होती है। समस्तीपुर में ही सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन होता है, मतलब गाय के दूध का उत्पादन। और सुपौल में भैंस के दूध का उत्पादन होता है। एनपीके की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में है, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरिया है। एनपीके क्या होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और यहाँ पर फॉस्फोरस। इसका जो खाद का सर्वाधिक खपत है वो है पूर्णिया में। फिर बात करते हैं यहाँ पर यूरिया की खपत का, तो रोहतास में यूरिया की सबसे ज़्यादा खपत होती है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र भी रोहतास में है, और नहरों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी रोहतास में है। यही कारण है कि रोहतास में गेहूं और चावल की फसल अधिक होती है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन दूध का पटना में होता है। ठीक है, जबकि अगर गाय भैंस को अलग कर देगा तो गाय का होता है आपका सुपौल में, और भैंस का होता है आपका सुपौल में भैंस का होता है, और गाय का होता है आपका समस्तीपुर में।
ठीक है, और टोटल कहाँ पर होता है, तो पटना में होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देख लेते हैं कि सीमांत जोत, बड़ी जोत, छोटी जोत किसको कहते हैं। आ जाइए कि भारत में जोत की 5 श्रेणियों में बांटा गया भारत को। इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। कहता है सीमांत जोत या मार्जिनल फार्मर या मार्जिनल श्रेणी जो होती है वो 1 हेक्टेयर से अगर कम रहेगा, सॉरी मार्जिनल लिख दिया हूं मैं, तो ये मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी आएगी या सीमांत जोत का प्रकार आएगा। अगर लघु हो तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच को लघु किसान भी कहेंगे या जोत कहेंगे। 2 से 4 हेक्टेयर वाले को अर्ध मध्यम, 4 से 10 वाले को मध्यम और 10 से ऊपर वाले को वृहद जोत का प्रकार कहा जा सकता है। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए कि अगर 1 से कम है तो सीमांत है, 1 से 2 है तो ये लघु है, 2 से 4 के बीच में है तो अर्ध मध्यम है, 4 से 10 के बीच में है तो मध्यम है और 10 से ऊपर है तो बृहद जोत का प्रकार। अगली जो रिपोर्ट है वो है 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019। देखिए एक्चुअली ये रिपोर्ट जो 21वीं रिपोर्ट है वो जून तक आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से, शायद चुनाव इत्यादि कारणों से ये डिले हो गई, नहीं तो अभी तक ये रिपोर्ट आ जाती। तो हम लोग पुरानी रिपोर्ट ही पढ़ करके जाएंगे। पशु गणना 2019 के अनुसार बिहार में कुल पशुधन 3.65 करोड़ है, जो कि पिछले पशु गणना 2012 में 3.29 करोड़ से अधिक है। ठीक है, और यह संख्या 10.94% की वृद्धि दिखाती है। मतलब पहले 3.29 करोड़ था 2012 में, अभी 3.65 करोड़ है, तो 10.94% की वृद्धि दिखाती है। पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि गोवंश यानी कि गाय बैल की संख्या में हुई है। पशुगणना जो 2012 की थी उसमें 1.22 करोड़ जो है टोटल गोवंश था, अभी 2019 वाले में 1.55 करोड़ हो गया है, जो कि 25.89% की वृद्धि दिखाता है। अगर 2019 के पशु जनगणना की बात की जाए तो भैंस अथवा भैंसा की कुल संख्या 77 लाख है, जबकि 2012 में इनकी संख्या 76 लाख थी। तो ये केवल 2.20% की वृद्धि दिखाता है। बकरे की संख्या अगर देखी जाए तो 1.28 करोड़ अभी है, और पुरानी जो जनगणना हुई थी उसमें 1.22 करोड़ थी, जहां पर 5.49% की वृद्धि दिखाता है। कुल पशुधन के संदर्भ में बिहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद 5वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। गौवंशीय पशुओं की संख्या के मामले में बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद 4थे स्थान पर है। तो ये बात याद रखनी है कि गौवंशीय पशुओं की तुलना में ये 4थे स्थान पर काबिज है। भैंसों की संख्या के मामले में बिहार 5वें स्थान पर है, बकरियों की संख्या के मामले में 4थे स्थान पर, घोड़े और टट्टुओं की संख्या के मामले में 4थे स्थान पर, और गधों की संख्या के मामले में 5वें स्थान पर। करना क्या है कि 5वें स्थान वालों का पहले टेबल बना लेना है कि गधों की संख्या, भैंसों की संख्या कुल पशुधन संख्या में 5वें स्थान पर है। ठीक है, गाय के लिए, बकरी के लिए और घोड़े टट्टू के लिए 4थे स्थान पर है। बिहार में पशुपालन क्षेत्र देखते हैं क्या क्या है। तो गाय का जो है गया में, पटना में, रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मधुबनी, बांका, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, यहाँ गाय का पालन होता है। भैंस का पटना में, रोहतास में, भोजपुर में, गया में, मुजफ्फरपुर, बांका, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, मतलब लगभग गाय और भैंस का सेम ही स्थान पर होता है। बस ये जानिए कि गाय गया में ज़्यादा पाली जाती है, फिर पटना में, भैंस पटना में ज़्यादा पाली जाती है, फिर रोहतास में, गया में अपेक्षाकृत कम पाली जाती है। बकरी पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार, मतलब कुछ वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरिया है, कुछ आपके नेपाल से सटे हुए एरिया में बकरी पाली जाती है। भेड़ नालंदा, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, गया, सुपौल, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, पूरा इधर उधर मतलब स्थितियों में पाली जाती है। और मुर्गी पालन होता है किशनगंज, पूर्णिया, गया, सारण, अररिया, कटिहार में। कौन कौन सी जो नस्लें हैं गाय की, वो जर्सी, देवनी, थरपाकर या थार परकर, गिर, सिंधी, पंजाबी, साहीवाल, दोगली, ऑस्ट्रेलियन। तो इसमें कुछ का नाम याद कर लेंगे, जैसे जर्सी गाय होती है, देवनी गाय होती है,
थारपारकर गाय होती है, गिर गाय होती है, साहीवाल गाय होती है, दोगली गाय होती है। ठीक है। भैंस देखोगे तो भैंस में मेहसाना, सुरती, मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, ये सब भैंस है। अब उसमें अलग अलग नाम है, जैसे नागपुर की, रोहतक की, मथुरई, अलग अलग है। ठीक है। फिर दुग्ध उत्पादन में देखा जाए तो पटना जो है वो दुग्ध उत्पादन जिलों में सबसे ऊपर स्थान रखता है। अगला देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो बिहार में कुछ दुग्ध उत्पादक संघ हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, और उनसे संबंधित जिले हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ जो कि पटना में है, नाम है वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, जो कि पटना, वैशाली, नालंदा, सारण, शेखपुरा में फैला हुआ है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ जो कि बरौनी में है, ये बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, पटना तक अपना दूध का सप्लाई करता है। फिर आता है मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में मिथिला दुग्ध संघ प्रचलित है। तिरहुत दुग्ध संघ जो कि सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, चंपारण वाले एरिया में है। शाहाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास वाले एरिया में शाहाबाद दुग्ध संघ आरा में स्थित है। विक्रमशिला दुग्ध संघ भागलपुर में स्थित है, जो कि भागलपुर, मुंगेर, बांका इत्यादि को संभालता है। मगध दुग्ध संघ गया में है, जो कि गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल में है। कोशी दुग्ध संघ परियोजना ये पूर्णिया में है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा को संभालता है। फिर आता है बिहार मत्स्य पालन। तो बिहार में मत्स्य पालन, मछली पालन देख लेते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना बिहार का है उसका 3.8% जल संसाधन से संपन्न है। बिहार के मधुबनी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिलों में मछली उत्पादन होता है। तो मधुबनी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिला याद रखिएगा, यहाँ पर मछली उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा मत्स्य बीज का उत्पादन कौन करता है? तो दरभंगा और मधुबनी करते हैं। बिहार में अब तक सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 6.41 लाख टन था। नया रिपोर्ट आएगा तो उसके हिसाब से भी आपको बता दिया जाएगा। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र मीठापुर पटना में स्थापित किया गया है। तो ये एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है कि मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है बिहार में, तो वो मीठापुर पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। तो ये जो है आगे हम लोग का 2019-20 में ही सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी में, पूर्वी चंपारण में और दरभंगा में क्रमशः जितने टन यहाँ पर गिवन है कि 0.76 लाख टन, 0.60 लाख टन और 0.59 लाख टन हुआ। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और देख सकते हैं हम लोग। सिंचाई परियोजनाओं पर यहाँ पर नज़र डालेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें खेती के तहत शुद्ध क्षेत्र आता है 54.35 लाख हेक्टेयर। तो याद रखेंगे कितने हेक्टेयर क्षेत्र आता है खेती के लिए? 54.35 लाख हेक्टेयर जो है वो खेती के लिए जो है आता है क्षेत्र। ठीक। बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण से सिंचाई क्षमता के निर्माण और सृजित क्षमता के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। तो इसमें कहता है कि सृजित क्षमता जो है 117.54 लाख टन हेक्टेयर है, जिसमें 53 बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 53 लाख हेक्टेयर सृजित किया गया है। अब समझेंगे कि सिंचाई परियोजना में लघु सिंचाई परियोजना किसको बोलते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना किसको बोलते हैं। एग्जामिनेशन में ये प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो लघु सिंचाई परियोजना अगर 2000 हेक्टेयर से कम है तो उसे बोलेंगे लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है। अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर है तो उसे बोलेंगे मध्यम, और 10,000 से अधिक पे बोलेंगे कि ये बृहद सिंचाई परियोजना है। ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 2018-19 का जो ऑफिशियल डेटा आया था उसके हिसाब से नलकूप से बिहार में सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है 63.5, और आज भी ये डेटा इसी तरह से प्रामाणिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 से 7%, 10% भी घट जाएगा फिर भी ये 53 होगा और कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो आज के डेट में भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न माध्यमों में सबसे ज़्यादा बिहार में किस माध्यम से सिंचाई होती है, तो आप नलकूप आंख बंद करके लगा देंगे। फिर है नहरें, फिर तालाब, कुआं और अन्य साधन। तो नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद तालाब, ये 3 सीरीज आप याद कर लेंगे। अगला देखते हैं इसमें कि बिहार में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और उनका कार्य का नाम देख लेते हैं। जैसे सोन नहर प्रणाली, ये भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद को लाभान्वित करती है।
सोन उच्च स्तरीय नहर भी एक नहर है जो कि रोहतास, औरंगाबाद इत्यादि को लाभान्वित करती है। केवल दो दो पढ़ेंगे सबका। बदुआ जलाशय योजना है जो कि भागलपुर, मुंगेर, बांका को लाभान्वित करती है, नीचे के साइड में, ठीक है। तो भागलपुर, मुंगेर और बांका को बदुआ जलाशय योजना लाभ पहुंचाती है। चंदन जलाशय भागलपुर और बांका को। इसी प्रकार निचली मोरहर सिंचाई योजना गया को, तो निचली मोरहर सिंचाई योजना गया को, निचली किउल सिंचाई योजना लखीसराय को, कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर ये पूर्णिया कटिहार को, कोहिरा बांध कैमूर को, मूसा खंड कैमूर को, गंडक परियोजना इसी में सम्मिलित त्रिवेणी ढाका नहरें हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को, सारण, सिवान, गोपालगंज को, लीला जन सिंचाई योजना गया को, सकरी सिंचाई योजना गया नवादा को, उदेरा स्थान सिंचाई योजना जहानाबाद को, ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना गया को, कमला बलान त्रिशूला सिंचाई योजना ये मधुबनी में फेमस है। फिर अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं जैसे बड़ुआ जलाशय योजना, ये भागलपुर, मुंगेर को लाभान्वित करती है। चंदन जलाशय भागलपुर को, चानकेन एक परियोजना है, नाम याद रखिएगा, ये मुंगेर को, दुर्गावती बांध योजना, कुढ़रा बांध भी इसको बोलते हैं, ये कैमूर को, त्रिवेणी और ढाका नहर बता दिया मैंने, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, राजपुर ये भी बता दिया हूँ, कमला बता दिया हूँ, कमला सिंचाई परियोजना मधुबनी में है, कोहिरा कैमूर में है, लीलाजन गया में है, याद रखिएगा, लोअर किउल मुंगेर में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है निचली मोरहर गया में है, मूसा खंड कैमूर में है, ओरहनी भागलपुर में, पचने नालंदा में, सकरी नवादा में, सोन रोहतास में, उदरस्थान जहानाबाद में, अपर किउल मुंगेर में, अपर मोरहर गया में। अन्य पूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाओं में कौन आता है? तो पूर्ण मध्यम में आएगा आर्द्र सिंचाई, अमृत सिंचाई, अंजन, कुकुरझाप, बछराजावीर, बड़ुआ, बड़ुआ याद रखिएगा, बड़ुआ, बेलहरना, लिंक नहर परियोजना बांका में है, बागलती, बागरा, बेली, बजन, बासकुंड, बन्ने, बेलहरना, भरारी, भरथू, भरथू नंदिनी सिंचाई योजना जहानाबाद और नालंदा में, भेटौरा गया में, बिलासी बांका में, बिरहा गया में, छरियारी जहानाबाद में, चिचुरबा पंप योजना मुंगेर में, चोरठंडा गया में, डकरा बांका में, दानवर रोहतास में, धावा औरंगाबाद में, डिलियन शंकरपुर रोहतास, एसरवेड चेक डैम नालंदा, गोएथवा सिंचाई योजना नालंदा में, गोखुला गया में, गुलस्की गया में, हरलारी मधुबनी में, हिरम्बी बांका में, हुलिया औरंगाबाद में, भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में 5 नलकूप की स्थापना हुई है, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर बहुत सारी, जैसे जगन्नाथ वीर योजना गया में चल रही है, जमनिया पंप नहर योजना है कैमूर में, जॉब नहर या जॉब जलाशय ये नवादा में है, ठीक है। कंचन सिंचाई योजना फेमस है, औरंगाबाद में है, कररुआ पटना में है। बहुत सारी यहाँ पर सिंचाई परियोजना अलग अलग चल रही हैं। सबको पढ़ना याद करना संभव नहीं है, तो मतलब संभव क्या है, रटेंगे तो याद ही हो जाएगा। महाबोधि गया, जिसको स्किप करना है उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 150 परियोजनाएं दी हुई हैं टोटल, ठीक है। सबको याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो घोर घाट कहाँ पर है? जमुई है। विष्णुवीर कहाँ पर है? जमुई है, गया है सॉरी। टेकारी कहाँ है? औरंगाबाद में। तो ये सब हो गया हम लोग का। अगला हम लोग देखेंगे लिंक नहरें कौन कौन सी हैं, जिसको हम लोग को ठीक से देख लेना है। देखते हैं क्या है कोसी मेची लिंक नहर। तो 112.55 किलोमीटर लंबी नहर मुख्य रूप से नेपाल में तराई क्षेत्र से होकर गुजरेगी। यह चतरा बैराज के बाईं ओर से शुरू होगी और 3 और छोटी नदियां, इसमें बकरा, रटुआ और कंकई को साइफन एक्वाडक्ट के माध्यम से पार करने के बाद मेची नदी में गिर जाएगी। मतलब शुरू हो रही है तराई क्षेत्र से, ठीक है, चतरा बैराज के आसपास से 3 छोटी नदियां बकरा, रटुआ और कंकई को जोड़ते हुए ये जा कर के मेची नदी में गिर जाएगी, ठीक है। तो अब नहर में देखा जाएगा कि 4.74 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी और नेपाल में 1.75 लाख हेक्टेयर और बिहार में 2.99 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम है कोसी मेची लिंक नहर। कोसी घाघरा लिंक नहर देख लेते हैं।
428.76 किलोमीटर लंबी नहर है। ये भी चतरा बैराज के दाहिने साइड से शुरू होगी। नेपाल में तिलजुगा, खानरो, बागमती और लाल बकेया नदियाँ और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी को पार करेगी और ये घाघरा नदी की सहायक नदी गौरा में जाकर के गिर जाएगी। इससे भी कुल जो क्षेत्र है सिंचित 10.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश का ज़्यादा पोर्शन है 0.67 लाख हेक्टेयर। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः उत्तर बिहार में 8.17 लाख हेक्टेयर है, उत्तर प्रदेश में 0.67 लाख हेक्टेयर है और नेपाल में 1.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। सोन बांध गंगा लिंक नहर की दक्षिणी सहायक नदियाँ 339 किलोमीटर लंबी नहर है। ये झारखंड में कदवन के पास सोन नदी में प्रस्तावित बांध के दाहिने ओर से शुरू होगी। ये नहर मोरहर, लीलाजन, धर्मजयी, सकरी, किऊल नदियों को पार करके बड़ुआ नदी में जाकर के गिर जाएगी। बिहार के इससे जो टोटल एरिया है वो 3.07 लाख हेक्टेयर का सिंचित होगा। इसमें बिहार के पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई, औरंगाबाद जिले और झारखंड में पलामू को लाभ मिलेगा। चुनार सोन बैराज लिंक है जो कि 149 किलोमीटर लंबा है। ये मिर्ज़ापुर के पास शुरू होगा, चुनार तहसील से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और ये सोन नदी में जाकर के मिल जाएगी। अगला है ब्रह्मपुत्र गंगा मानस संकोश में तीस्ता गंगा लिंक नहर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है गंगा गंडक नहर। ये 639 किलोमीटर लंबी नहर है जो कि नेपाल में गंडक नदी पर प्रस्तावित है। काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के मुस्तफ़ाबाद के पास गंगा में जाकर के गिरेगी, ठीक है। इस नहर से बिहार में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि गंडक के बाढ़ के पानी को रोककर राज्य पर एक बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। अगला जो टॉपिक है वन्य एवं वन्य जीव, तो हम लोग ISFR वाला टॉपिक पहले ही पोर्शन में कर चुके हैं। तो वन और वन्य जीव जो कि इसमें पुराना दिया हुआ है वो हमें यहाँ से नहीं करना है, लेकिन वन्य जीव उद्यानों के बारे में हम लोग यहाँ से ज़रूर पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट होती है। इसमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया का हमें कोई काम नहीं है। सबसे पहले एक बाघ अभ्यारण्य का नाम देखेंगे। तो बिहार में जो बाघ अभ्यारण्य है, एक सेकेंड, बाघ अभ्यारण्य है या व्याघ्र अभ्यारण्य है वो है वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य। ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुछ भी बोलिए, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नाम याद रखेंगे। फिर आता है नेशनल पार्क का नाम। तो नेशनल पार्क में हम लोग जिस नेशनल पार्क को देखेंगे वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क को NP लिखेंगे। ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, जिसको हम लोग WLS लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, तो इसमें पहला आता है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में है, पढ़ लिया हम लोग। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित गया में है। भीम बांध वन्यजीव मुंगेर में है, 1976 में स्थापित हुआ था। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में स्थापित हुआ था, पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में स्टार्ट हुआ था, कैमूर और रोहतास में पड़ता है। नालंदा में पड़ने वाला राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में आया था। और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन है, इसको याद रखिएगा, जो कि भागलपुर में पड़ता है। फिर आते हैं पक्षी अभ्यारण्य पर। तो कुशेश्वर नाथ पक्षी अभ्यारण्य है, दरभंगा में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, वैशाली में पड़ता है। पूरा नाम है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि वैशाली में पड़ता है। नकटी डैम जमुई में पड़ता है। अब इस नकटी डैम को और नागी डैम को ये आद्र स्थल यानी कि रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। तो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य 1987 में आया था, जमुई में पड़ता था। और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य 87 में आया था, जमुई में था। और कांवर झील बेगूसराय में है। ये पक्षी अभ्यारण्य होने के साथ साथ ये तीनों ही साइट रामसर साइट भी है। अब बिहार में प्रभावित भू जल गुणवत्ता वाले जिले, तो आर्सेनिक की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो पटना, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, दरभंगा, वैशाली, इस सब जगह आर्सेनिक की उपस्थिति वाले जल पाए जाते हैं। आयरन सभी जिलों में पाया जाता है। फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है? तो नवादा, बांका, कैमूर, औरंगाबाद, लखीसराय, इस जगह फ्लोराइड पाया जाता है। नाइट्रेट अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद में आपके नाइट्रेट पाए जाते हैं। आर्सेनिक वाला जरूर याद रखिएगा। आर्सेनिक की अशुद्धि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पटना, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, 4 याद रखिए स्टार्टिंग का, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें।
बिहार में खनिज और ऊर्जा संसाधन का वितरण एक बार देख लेते हैं। लेकिन देखने से पहले मुझे लगता है कि पूरी तरह से फिर से एक बार बिहार का मैप देखेंगे, कि जिससे बिहार का मैप अगर दिमाग में कंठस्थ रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जिन लोगों के कंठस्थ है उन्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, फिर से शुरू करेंगे पश्चिमी चंपारण से इस चीज़ को, कि पश्चिमी चंपारण इस पोर्शन में पड़ता है। दिमाग में बैठा लीजिए कि पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी पोर्शन जो है बिहार का वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, अब पश्चिमी चंपारण के बगल में देखेंगे तो पूर्वी चंपारण पड़ता है, बीच में शिवहर है, उसके बगल में सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये ऊपर की लाइन में सारे पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आएंगे तो गोपालगंज है, फिर बगल में मुजफ्फरपुर है, फिर दरभंगा है, सहरसा और मधेपुरा है, पूर्णिया है, और हम लोग किनारे निकल जाते हैं, यानी कि दूसरी लाइन क्लियर हो गई। तीसरी लाइन में सिवान है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, सहरसा लगा हुआ है, मधेपुरा नीचे लगा हुआ है, पूर्णिया लगा हुआ है, और कटिहार है। तीसरी लाइन क्लियर हो गई। लास्ट लाइन पे आते हैं तो कैमुआ है, कैमूर है जिसको भाबुआ कहते हैं, फिर रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है। नवादा के बाद जमुई है, बांका है, बांका के बाद कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। कटिहार वाले पोर्शन में आते हैं तो कटिहार है, भागलपुर है, मुंगेर है, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर को लेते हुए इधर से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है यही बेगूसराय और खगड़िया जो हम लोग का बच गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं जिस तरह से ठीक से मैपिंग हम लोग को याद हो जाए। तो चलिए किस साइड से देखना शुरू करेंगे, तो यूपी के साइड से देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, भोजपुर है। क्या सारण लगता है, तो हाँ लगता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पर सारण लगता ही लगता है। फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है, कैमूर है, ये यूपी के साइड से लगते हैं। नीचे से देखते हैं हम लोग तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब नीचे के साइड से लगते हैं। फिर से याद करने की कोशिश करते हैं कि किशनगंज यहाँ है, बेगूसराय यहाँ है, इसके बगल में खगड़िया है, लखीसराय बेगूसराय के नीचे है, शेखपुरा भी बेगूसराय के नीचे है, लखीसराय के बगल में है, मुंगेर लखीसराय के बगल में है, खगड़िया के नीचे है, और बांका जमुई के ऊपर है। भागलपुर एक लास्ट टाइप का है, मतलब बाउंड्री बनाता है। ठीक है, कटिहार बाउंड्री बनाता है, पूर्णिया बाउंड्री बनाता है, किशनगंज बाउंड्री बनाता है, बांका बाउंड्री बनाता है, जमुई बाउंड्री बनाता है, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी बाउंड्री बनाते हैं। अंदर कौन कौन है, तो अंदर है मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा। उसके बाद आता है आपका खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, बेगूसराय, ये सब अंदर स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि शिवहर कहाँ है तो आप बताओगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में। कोई पूछे बांका कहाँ है तो कह दोगे साउथ में है बांका। ठीक है, साउथ में है बांका। कोई पूछे जमुई कहाँ है तो आप बताओगे बांका के बगल में जमुई है। कोई आपसे पूछे कटिहार कहाँ है तो कह देना कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ किनारे है। कोई पूछे पूर्णिया कहाँ है तो कह देना कि कटिहार के जस्ट ऊपर पूर्णिया पड़ता है, और कटिहार के जस्ट नीचे क्या पड़ता है तो भागलपुर पड़ता है। कोई पूछे कि बेगूसराय कहाँ है तो कह देना बीच में है, सेफ है। खगड़िया कहाँ है तो बेगूसराय के बगल में है। मुंगेर कहाँ है तो उसके नीचे है। ठीक है, सहरसा कहाँ है तो खगड़िया के ऊपर है। मधेपुरा कहाँ है तो सहरसा के बगल में, पूर्णिया के बगल में, सुपौल के नीचे, भागलपुर के ऊपर है। दरभंगा कहाँ है तो मधुबनी के नीचे है, समस्तीपुर के ऊपर है, सहरसा के बगल में, मुजफ्फरपुर के दाएं। ठीक है, फिर पूछे पटना कहाँ है तो कह देना कि पटना जो है बीचों बीच में है, कहीं बाउंड्री नहीं सटती है, भोजपुर के दाएं है, भोजपुर के दाएं है। नालंदा, वैशाली नालंदा के ऊपर है, शेखपुरा के ऊपर है, वैशाली के नीचे है, समस्तीपुर के नीचे है, और बेगूसराय के बाएं बगल में स्थित है। तो पटना ये है, ध्यान से देख लीजिएगा। रुकिए, पटना को रंगना पड़ेगा। ठीक है, पटना याद कर लिया हम लोग। पटना के बाद क्या याद करेंगे, पटना के बाद याद करेंगे शेखपुरा। चलिए नालंदा याद कर लेते हैं। नालंदा कहाँ है तो नालंदा पटना के नीचे है। ठीक है, पटना के नीचे है, शेखपुरा के ऊपर है, ये पटना है, नालंदा है, सॉरी। अरवल कहाँ है तो अरवल परवल कहाँ है, पटना के डायगनल पर है, जहानाबाद के बगल में, नालंदा के बगल में, औरंगाबाद के ऊपर, भोजपुर के नीचे, ये है आपका अरवल। ठीक है, अररिया कहाँ है तो अररिया जो है, घबराना नहीं है, अररिया पूर्णिया की तरह वेस्ट बंगाल से नहीं सटता है, नेपाल से सटता है, तो अररिया यहाँ पर है। सीतामढ़ी कहाँ है तो सीतामढ़ी आप बता देना कि ये नेपाल से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जिसको सीतामढ़ी बोलते हैं। फिर आता है जमुई, तो जमुई बांका के बगल में स्थित है, जो कि झारखंड के साइड में सटता है। कैमूर, कैमूर आपके उत्तर प्रदेश से सटता है। ठीक है, कैमूर या भाभुआ उत्तर प्रदेश से सटता है। ठीक,
जहानाबाद कहाँ है तो पता ही चल गया, सहरसा कहाँ है पता ही चल गया, मुजफ्फरपुर कहाँ है, सीतामढ़ी के नीचे है, सिवान के बगल या सारण के बगल में है, वैशाली के ऊपर है, यानी कि पटना के ऊपर जाओगे तो वैशाली, वैशाली के ऊपर जाओगे तो मुजफ्फरपुर पड़ेगा। हालांकि नेपाल से अगर आते हो तो सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर पड़ेगा। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें याद हुई होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खनिजों के बारे में पढ़ना। तो जानेंगे कि बिहार में बहुत सारे धात्विक मतलब धातु वाले खनिज और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम प्रदेश में शेष भागों की तुलना में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान बिहार में चीनी मिट्टी, पाइराइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, स्लेट, सोना, शोरा, सजावटी ग्रेनाइट इत्यादि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिलता है। आइए चूना पत्थर के बारे में जानेंगे कि बिहार में प्रमुख खनिज क्षेत्रों में चूना पत्थर कहाँ मिलता है। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, यानी कि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है। बिहार के पश्चिमी भाग में विस्तृत विंध्यन शैल समूह बालूकाश एवं चूना पत्थर का महत्वपूर्ण भंडार है। यानी कि अगर आप पश्चिम के साइड में जाएंगे बिहार में, जो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, तो उधर जो है चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। बिहार में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में और मुंगेर से प्राप्त होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, रोहतास, कैमूर और मुंगेर से प्राप्त होता है उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर। रोहतास जिले राज्य में चूना पत्थर उत्पादन और भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। मतलब यहाँ पर चूना पत्थर का उत्पादन और भंडार दोनों ही रोहतास में अधिक होता है। तो आप एक बार मैप में देखेंगे कि रोहतास कहाँ पड़ता है, तो रोहतास आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, ये जो एरिया है ये है रोहतास। ठीक है, तो ये एरिया है रोहतास, तो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार कितना है, तो अनुमानित भंडार है 210.85 मिलियन टन। रोहतास का मुख्य खनन क्षेत्र है रोहतासगढ़, चूना हट्टन, डेहरी ऑन सोन, बंजारी, चूनादान, रामडेहरा, बरलिया, दुसार खाद इत्यादि। नाम एक बार दिमाग में हल्का सा रखने की कोशिश करेंगे कि चूना पत्थर रोहतास में इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला आता है पाइराइट। पाइराइट जो है बिहार उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाइराइट गंधक का स्रोत होता है, यानी कि पाइराइट से सल्फर भी निकालते हैं। बिहार में पाइराइट रोहतास के साथ साथ कैमूर में पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि रोहतास और कैमूर में पाइराइट पाया जाता है। भारतीय खनिज ब्यूरो, इंडियन मिनरल ब्यूरो जो है, उसके अनुसार 95% पाइराइट कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। अब ये बात याद रखेंगे कि पाइराइट का संचित भंडार 95% के आसपास बिहार में है। पाइराइट गंधक का स्रोत होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, सुपर फास्फेट, सल्फर एसिड, सरेयान, ठोस रबड़, उर्वरक, चीनी उद्योग इत्यादि उद्योगों में किया जाता है। आगे देखेंगे कि रोहतास के अमझोर में पाइराइट फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई है। तो रोहतास में ही अमझोर में पाइराइट के लिए पीपीसीएल यानी कि पाइराइट फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक या माइका, बिहार में अभ्रक की जो पेटी है उसका जो वितरण है वो नवादा जिले में है। नवादा जिला कहाँ है, एक बार कंफर्म हो जाएंगे कि नवादा जिला ये साउथ में आपका पड़ता है, जो कि अभ्रक के लिए फेमस है, यहाँ पर दिखा भी रहा है। ठीक है, तो अभ्रक के लिए नवादा जिला में इसका वितरण है, उसके भी पूर्वी भाग में है और झारखंड के गिरिडीह तक जो है अभ्रक का वितरण मिलता है। बिहार के जमुई जिले के चकाई बटिया एवं चरका पत्थर क्षेत्र में भी एवं गया जिले के बिजौर विष्णुपुर में भी अभ्रक पाया जाता है। तो दो और स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अभ्रक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रबड़ उद्योग में करते हैं अभ्रक का उपयोग, पेंट में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। फिर आता है सोना। सोना कहाँ पाया जाता है, एक वर्ष का प्रश्न है कि सोना बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी, दबचारी, राजगीर के कबूतरा और नकिया पहाड़ में सोने का भंडार मिलता है। तो याद रखिएगा जमुई और राजगीर इन दो स्थानों पर मिलता है। फिर से याद कर लीजिए कि सोनो प्रखंड में करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी, दबचारी यहाँ मिलता है और राजगीर के कबूतरा और नकिया पहाड़ में सोने का भंडार मिलता है। हाल के अनुसंधान के अनुसार पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि के सोने के भंडार स्थित है। बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का भंडार मुंगेर जिले की खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो मुंगेर कहाँ, एक बार उसको भी देख लेंगे। तो जब आप ऊपर जाते हैं, ठीक है,
तो आपको जब आप नीचे जाते हैं तो आपको मुंगेर जो है लखीसराय के बगल में दिखाई देता है, जहाँ पर चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, सिलिका, बालू ये सब पाया हुआ दिखाई देता है। तो बिहार में बॉक्साइट का भंडार मुंगेर जिले की खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। बात आगे करेंगे तो भूतात्विक अन्वेषण से चलता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। इसके अलावा रोहतास, गया, जमुई, बांका यानी कि साउथ के अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। चीनी मिट्टी यानी कि क्ले, तो बिहार में चीनी मिट्टी बांका, भागलपुर, मुंगेर जिलों के समुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया आदि स्थलों पर मिलता है। अग्नि प्रतिरोधक होने के कारण ताप सह भट्टियों एवं विद्युत प्रतिरोधी सामानों के विनिर्माण में या निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भंडारण 2.2 मिलियन टन के आसपास अनुमानित है। बात करते हैं शोरा की। शोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। बिहार में शोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा, जहानाबाद यानी कि मध्य वाले क्षेत्र में, मध्य बिहार में ये पाया जाता है। बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। शोरों का उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। क्वार्ट्ज मुख्यतया गया, नवादा, मुंगेर, बांका, जमुई जिलों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है क्वार्ट्ज। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, कांच, विद्युत में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। फेल्सपार बिहार के जमुई, गया, मुंगेर, नवादा, भागलपुर में पाया जाता है। बर्तनों पर इनेमल करने, विद्युत रोधी उपकरण बनाने, कृत्रिम दांत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है क्वार्ट्ज, बता चुके हैं। फिर आता है स्लेट। बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर की पहाड़ियों में स्लेट पाया जाता है। जमालपुर के धरहरा, कजरा क्षेत्र में भी निक्षेप मिलते हैं। बिहार में काले एवं रंगीन दोनों प्रकार के स्लेट मिलते हैं। स्लेट खनन एवं प्रोसेसिंग, राजस्व और रोजगार के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है, अगला आता है मैग्नीज। तो बिहार में जो मैग्नीज पाया जाता है मुख्यतः पटना, मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग तांबे के साथ मिलाकर के टरबाइन ब्लेड्स बनाने में किया जाता है। कोयला एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट खनिज है। भागलपुर, मुंगेर और औरंगाबाद जिले में कोयले का संचित भंडार है। कोयला भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार 160 मिलियन टन जो है वो कोयला भंडारित है बिहार में। लौह अयस्क गया, भागलपुर, जमुई में ही पाया जाता है। गया और जमुई में मैग्नेटाइट और भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट के निक्षेप भी भागलपुर, गया, जहानाबाद, बांका, जमुई, नवादा में उपस्थित हैं। यहाँ काले और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ये भी एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कीमती और अर्ध कीमती पत्थर बांका जिले के कटोरिया क्षेत्र, जमुई जिले के चरका क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका उपयोग आभूषण और धार्मिक पद्धतियों में किया जाता है। खनिज तेल की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार जिलों में गहन भूतात्विक अन्वेषण के बाद इसके भंडार होने की प्रमाण मिलते हैं। सोप स्टोन जमुई जिले के शंकरपुर में पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। गैलेना, ये बांका जिले के अबरखा क्षेत्र में इसके भंडार मिलते हैं गैलेना के। ठीक है, और इसका उपयोग पेंट के साथ साथ रसायन निर्माण और आणविक संयंत्र निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, जैसे चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है तो एक लिस्ट के द्वारा बताया हुआ है कि रोहतास, मुंगेर, कैमूर में। पायराइट रोहतास, कैमूर में। अभ्रक, नवादा, जमुई, गया, मुंगेर में। सोना, जमुई, राजगीर, पश्चिम चंपारण में। बॉक्साइट मुंगेर, गया, जमुई, बांका इत्यादि में। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर, बांका में। शोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा में। क्वार्ट्ज जमुई, गया, नवादा, बांका, मुंगेर में। फेल्सपार गया, जमुई, मुंगेर, भागलपुर में। क्वार्ट्ज गया, जमुई, मुंगेर में। स्लेट मुंगेर, जमालपुर में। मैग्नीज मुंगेर, पटना, गया में। कोयला मुंगेर, भागलपुर में। लौह अयस्क गया, भागलपुर में। ग्रेनाइट भागलपुर, जहानाबाद में। कीमती अर्धकीमती पत्थर बांका और जमुई में पाया जाता है। सोप स्टोन जमुई में पाया जाता है। गैलेना बांका में। सैंड स्टोन रोहतास में। बेरिलियम गया में। एस्बेस्टस मुंगेर में। यूरेनियम गया, नवादा में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है तो गया और नवादा के क्षेत्र में पाया जाता है। पेट्रोलियम किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में पेट्रोलियम पाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न डायरेक्शन में। ग्रेफाइट पाया जाता है बांका, रोहतास, गया में। कहीं ना कहीं साउथ वाले पोर्शन में पाया जा रहा है। फिर आपका सिल्वर जान जाइए बांका में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार लगभग चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब कहता है कि बिहार में खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। जैसे सीमेंट उद्योग है एक, तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड
बंजारी में स्थित है, रोहतास में स्थित है, निर्माण सीमेंट लिमिटेड बिटाहा पटना में स्थित है। फर्टिलाइज़र से बात की जाए तो हरा भरा फर्टिलाइज़र धनुकगरा में स्थित है। फाउंड्री की बात की जाए तो भारतीय वैगन एंड इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर में स्थित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी बरौनी में है। रासायनिक उद्योग रोहतास में है जो कि पायराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड है। शीशा उद्योग की बात की जाए तो पटना, भागलपुर, दरभंगा मुख्य केंद्र है इसका। और बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड 1982 में स्थापित हुआ था, ये भी रासायनिक उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब क्या राजस्व प्राप्त होता है, तो राजस्व का डेटा हमारे पास ओल्ड है और साथ ही में जो राजस्व का डेटा है वो बहुत पूछा भी नहीं गया पिछले वर्षों में, इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे स्वर्ण का संचित भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर मिलता है। तो एक वर्ष प्रश्न भी पूछा जा चुका है, शायद 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर। पश्चिमी चंपारण में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि मिलती है कि स्वर्ण का प्लेसर निक्षेप जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में देश का लगभग 95% पायराइट निक्षेप है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था, बरौनी नामक स्थान पर। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1982 में। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में 160 मीट्रिक टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है। अभ्रक का निक्षेप जमुई और नेवादा जिले में पाया जाता है। बिहार में सोना पेट्रोलियम गैस के भंडारों का अन्वेषण कार्य पूर्ण न होने से अभी विदोहन शुरू नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो कह सकते हैं कि उसकी खुदाई या एक्सट्रैक्शन बेसिकली शुरू नहीं हुआ है। पटना और हाजीपुर में कांच उद्योग के कारखाने हैं, तो याद रखिएगा कांच उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो पटना और हाजीपुर में कांच उद्योग के कारखाने दोनों ही आस ही पास है। बिहार में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना डालमिया नगर में है। मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है। और इस प्रकार ये खत्म हो जाता है। शुरू होता है ऊर्जा संसाधन। तो देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों को देख लेते हैं। जैसे कांटी ताप विद्युत परियोजना है जो कि 110 मेगावाट की 2 है, 195 मेगावाट की 2 यूनिट है यहाँ पर। फिर बात करेंगे तो दार लीपली है या दार लीपाली सुपर ताप है 1600 मेगावाट की, यानी कि 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स है यहाँ पर। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है 1980 मेगावाट का, 660 का 3। बाढ़ का ताप विद्युत संयंत्र दूसरा चरण है इसका 1320 मेगावाट का। नबीनगर 1000 मेगावाट का है। ठीक है, बरौनी 110 मेगावाट की 2 है, 250 मेगावाट की 2 है। और नबीनगर में ये नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो आती है वो 1980 मेगावाट की, 660 मेगावाट की लगभग 3 यहाँ पर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं जो कि पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए चल रही थी, जैसे समेकित विकास योजना, याद रखिएगा। समेकित विकास योजना में केंद्र सरकार ने समेकित विकास योजना के तहत बिहार के 6 शहरों जिसमें भागलपुर, कहलगांव, गया, मुजफ्फरपुर, बोधगया और आरा के लिए 2 अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी जो कि आपके ऊर्जा संसाधन से मतलब ऊर्जा से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाएं भी संचालित की गई, जैसे सौभाग्य योजना, ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से, रिडायरेक्टिंग योजना और दीनदयाल विद्युत वितरण सुनिश्चित योजना, उदय नाम इसको दिया गया। ठीक है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड के जरिए बिजली पहुंचाने में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कार्य जो है इस योजना के अंतर्गत किया गया था और ये 38 जिलों में, सभी 38 जिलों में पूरा हो चुका था। ठीक है, फिर आता है समेकित विद्युत विकास योजना, IPDS जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम को समेकित विकास योजना में समाहित कर दिया गया। इस योजना को कार्यान्वयन बिहार के 133 शहरों में किया जा रहा है। इसका मकसद उप संचरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करना है, सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना है, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाना है, शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। ये सारी चीज़ें इसमें आई थी। फिर आता है विशेष योजना जो कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से दी जा रही थी कि केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत वित्त पोषित विशेष योजना के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई इस योजना को 4 चरणों में बांटा गया था। चरण 1, 2, 3 और ग्राम विद्युतीकरण चौथा चरण था। फिर आता है एक ब्रेडा। ब्रेडा क्या है कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बिहार रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ए से आपका अभिकरण जो भी आएगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा नामक अभिकरण बनाया।
अभी ब्रेडा द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत विभिन्न सरकारी भवनों पर ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा लग रही है। ब्रेडा की अन्य परियोजनाओं में सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के जरिए सौर सड़क प्रकाश व्यवस्था, मतलब सोलर लाइट के जरिए प्रकाश, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड रूफटॉप सोलर संयंत्र और तैरता सोलर संयंत्र लगाना शामिल है। इसमें 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर बिजली लगातार कार्यक्रम शुरू किया गया। बिहार के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का 81.9% है और जल का 12.3, नवीकरणीय का 5% हिस्सा है। सबसे अधिक विद्युत उपभोग पटना जिले में, सबसे कम सीहोर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिहर लिखा हुआ है, कुछ इसमें गलती लिखी है तो ठीक कर लेंगे। शिहर लिखा है लेकिन ये एक्चुअली में शिवहर होगा। ठीक है, ठीक से लिख दूं, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम उपयोग होता है। चलिए कुछ सेलेक्टेड चीज़ और देख लेते हैं। तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है मौका पड़ने पर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ऊपर से कि बटन उद्योग की बात की जाए तो मेहसी नामक स्थान पर है, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो बटन उद्योग पूर्वी चंपारण में मेहसी नामक स्थान पर है। समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड वाला कहाँ पर पड़ता है, तो ये समस्तीपुर में पड़ता है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, तो बरौनी है कहाँ पर, तो बरौनी बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है ना, बेगूसराय में बरौनी पड़ता है और वहीं पर तेल शोधक कारखाना है। स्लीपर बनने का कारखाना है मधेपुरा में। ठीक है, तो मधेपुरा में रेल स्लीपर बनता है। ठीक है, स्लीपर बनने का कारखाना कहाँ पर है, मधेपुरा में है। फिर विद्युत लोकोमोटिव कारखाना भी मधेपुरा में ही है। ठीक है, चाय उद्योग की बात की जाए तो किशनगंज में चाय उद्योग फेमस है और जूट उद्योग पूर्णिया में फेमस है। ठीक है, तो जूट उद्योग है पूर्णिया में, चाय उद्योग है आपका किशनगंज में। दियासलाई उद्योग कहाँ है, तो कटिहार में दियासलाई उद्योग फेमस है। रेशम उद्योग भागलपुर में रेशम उद्योग फेमस है। बंदूक का कारखाना मुंगेर में, मुंगेर में बहुत कट्टा प्रसिद्ध था, घर घर में कट्टा रहता था। ठीक है ना, अभी भी रहता होगा वो देसी कट्टा। मुंगेर में बंदूक कारखाना और आईटीसी का सिगरेट कारखाना दिलवारपुर में मुंगेर में ही स्थित है। ठीक है, तो बंदूक से कट्टा गोली चलाते थे और सिगरेट पीते थे। डॉन बनने का पूरा जो ठिकाना था वो मुंगेर में था। और बांका में जो है तसर रेशम उद्योग फेमस था, बांका में तसर रेशम उद्योग फेमस था। सीमेंट उद्योग जो है वो डालमिया नगर में फेमस है, या वहाँ पर स्थित है रोहतास में। ठीक है, डालमिया नगर कहाँ है, रोहतास में है। पटना की बात करें तो भारतीय वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा बाटा इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ही आपका पटना में स्थित है। मोकामा कहाँ है, पटना में ही है। तो भारतीय वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में स्थित है, बाटा इंडिया लिमिटेड। और रेल पहिया कहाँ बनता है, तो सिवान में बनता है, छपरा में। रेल की पहिया कहाँ बनती है, सिवान छपरा में। और बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है वो भी पटना में स्थित है। फिर बात करते हैं एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगी हुई है, तो वैशाली में एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ लगाया हुआ है। तो ये लगभग हमने जितना भी दिया था इसमें सब कुछ पढ़ लिया है। आगे देखते हैं कि क्या क्या उद्योग हैं और कैसे कैसे उसमें जो है कोई व्यक्ति जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि कोई भी रॉ फूड लीजिए, उसको प्रोसेस करके कोई ठीक ठाक फूड बना दीजिए। जैसे मैगी बना दिया आपने, ठीक है, तो क्या लिया, मैदा लिया, आटा लिया, उससे मैगी बना दिया। ठीक है, दूध लिया तो दूध से कुछ और बना दिया, पैक्ड कर दिया उसको। चावल लिया, मखाना लिया, फूड प्रोसेस कर रहे हैं। तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, चावल, दूध, फल, तेल, मखाना, सब्जी का उत्पादन ठीक ठाक होता है और इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास की संभावना है। हाल ही में बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण संस्थान निफ्टेम, क्या नाम है, निफ्टेम, यानी कि फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की घोषणा की। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त मखाना की कृषि मुख्यतया सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में की जाती है। याद रखिएगा, दरभंगा में सबसे ज़्यादा, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी की जाती है। तो मखाना शोध संस्थान कहाँ खोल दिया गया, दरभंगा में ही खोल दिया गया। मुजफ्फरपुर और वैशाली में लीची आधारित, रोहतास और कैमूर में अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण है। तो रोहतास और कैमूर में क्या है, अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए हुए हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु संचालित योजना क्या है, जैसे शीतगृह योजना है, मतलब कोल्ड स्टोरेज योजना, 5 करोड़ तक की सब्सिडी उसमें मिलती है। फूड पार्क योजना है, कुल लागत की 30% सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक ना, अधिकतम 50 करोड़ रुपए। समेकित विकास योजना है, कुल लागत का 40% सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ योजनाएं वहाँ पर हैं, जैसे चावल मिलों का आधुनिकीकरण करना इत्यादि। बिहार सरकार ने मक्का, मखाना, फल सब्जी, शहद, औषधीय पौधे, चाय, बीज जैसे फसलों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल में राज्य को खाद्य प्रसंस्करण का हब बनाने के लिए योजना तैयार की है।
अगला है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन तो हो रहा है, लेकिन शराब बंदी है, तो कोई मतलब उन लोग के लिए नहीं है जो लोग पीना चाहते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा सारे फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देना। सक्षमकारी वातावरण में निर्माण और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करके बिहार में सिर्फ ईंधन स्तर के इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए नई ग्रीनफील्ड इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देती है सरकार। कृषि की आय में वृद्धि करना और नए इथेनॉल उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर प्रदान करना। पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा 5 करोड़ रुपए है, यानी 15% तक दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी के निवेशकों हेतु 5.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी, जो कि 15% होगी, दी जाएगी। डेयरी उद्योग की बात करें तो आमदनी बढ़ाई जाएगी दूध के उत्पादन से। तो बिहार राज्य में दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड, जिसको कॉम्फेड कहते हैं, शीत श्रृंखला आधारित करने की प्रणाली स्थापित करने के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दूध खरीदकर प्रसंस्करण करने के बाद शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कॉम्फेड जो संस्था है वो क्या करती है कि गांव और शहर दोनों से, खासकर गांव से दूध उत्पादित खरीदती है और खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करके फिर हर जगह बेचती है, शहरों में बेचती है। इससे क्या होता है कि प्रसंस्करण के बाद शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित हो रहा है, दूध लोग खरीद रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का दूध मिल रहा है और इस प्रकार सभी किसानों को अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। दूसरा जो इसमें याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी जो है सबसे अधिक दूध एकत्रित करती है। कॉम्फेड राज्य में कृत्रिम गर्भाधान भी करती है, मतलब आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट करेगी जो भी पशु होंगे, गाय भैंस, प्रशिक्षण देगी, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना कर रही है, टीकाकरण, कृमिनाशन, बीज वितरण, पशु आहार वितरण इत्यादि कर रही है। फिर आता है वस्त्र उद्योग। तो सिल्क उद्योग के लिए जो है कहीं ना कहीं बिहार में हथकरघा क्षेत्र में 1.3 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं और उनको उनके मतलब एक तो आमदनी बढ़ाना है और इस क्षेत्र को और अधिक ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए बिहार हथकरघा सहकारी संघ की स्थापना भी की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा ऊन एवं भेड़ संघ भी है। ठीक है, बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ की स्थापना भी की गई है। बिहार सरकार हथकरघा और पावरलूम दोनों को ही वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। 6 प्रशिक्षण केंद्र खोली है और 2016-17 में मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना भी आरंभ की गई है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि रेशम उद्योग वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले केंद्र की कहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? जैसे भागलपुर में रेशमी सूत्री व सजावटी वस्त्र के लिए फेमस है। बांका तसर सिल्क के लिए फेमस है, तौलिया गमछा के लिए भी है। गया भी सूती कपड़ों के लिए, बेडशीट के लिए। नालंदा सूती रेशम के लिए। नवादा तसर के सिल्क के लिए, ये भी है लिनन के पुरुष महिलाओं के पोशाक के समान। ठीक है, ऊनी कालीन के लिए कैमूर इत्यादि फेमस है। ठीक है, तो और पटना सिवान ये तौलिया गमछा, बेडशीट, कमीज का कपड़ा, ये सब फेमस है वहाँ पर। ठीक है, मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है बिहार में। तो मलबरी होता है, तसर होता है और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में मलबरी रेशम उत्पादकों की मदद के लिए सरकार ने एक अलग कार्यक्रम शुरू किया है। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई में तसर विकास प्रोग्राम के लिए शुरू किया है और अंडी रेशम के लिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में शुरू किया है। उद्यमिता क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा है, डिटेल और पूछे हुए प्रश्नों का यहाँ पर परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है, तो अब केवल स्थान देख लेना है कि बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई जो है उसका स्थान देख लेंगे। जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में स्थित है, ये आपके पटना में पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बरौनी पड़ता है आपका बेगूसराय में। ठीक है, रेल पहिया कारखाना बेला में पड़ता है, बेला छपरा में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में पड़ता है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में पड़ता है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौर छपरा में पड़ता है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रमुख कारखाना और उसके मुख्यालय भी दिया हुआ है। जैसे एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ का कारखाना कहाँ पर है या उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। ठीक है, आईटीसी का सिगरेट कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में है, मैंने बताया भी। ठाकुर पेपर मिल कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। रेल मरम्मत कारखाना जमालपुर में है। ठीक है, स्लीपर कारखाना कहाँ पर है? तो स्लीपर कारखाना आपके मधेपुरा में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन पटना में, फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में, लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में, स्कूटर्स लिमिटेड पटना में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पटना में, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में, हैंडलूम पावर और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में स्थित है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 कैसी है? तो लक्ष्य है कि आधारभूत अवसंरचना विकास, नवीन तकनीक विकास और प्रयोग पर बल, कौशल विकास एवं संतुलन क्षेत्रीय विकास पर बल, राज्य के
राज्य में निवेश हेतु वातावरण का निर्माण। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की बात आती है, तो इसे हम लोग अभी छोड़ करके आगे चलेंगे। हालांकि ये 2025 तक जो है चलती है। इसके आधार पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे सूक्ष्म उद्योग क्या हो जाएगा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए कि 1 करोड़ तक का टर्नओवर करिए, 5 करोड़ का टर्नओवर वार्षिक करिए, ठीक है। 1 करोड़ का निवेश करिए और 5 करोड़ का टर्नओवर करिए तो उसको सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। 10 करोड़ का टर्नओवर करिए, 10 करोड़ का निवेश करिए, 50 करोड़ का टर्नओवर करिए तो उसको मध्यम उद्योग मानेंगे, लघु उद्योग मानेंगे। और 50 करोड़ का निवेश करिए और 250 करोड़ का टर्नओवर करिए तो मध्यम उद्योग मानेंगे, मतलब 5 गुना। सूक्ष्म में क्या होगा कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका 5 गुना मतलब वार्षिक में टर्नओवर। लघु में क्या होगा कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। और मध्य में होगा कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। फिर देख लेते हैं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसको बाइडा कहते हैं या बीटा भी कहते हैं। तो बियाडा की स्थापना 1974 में की गई थी। कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसको बियाडा कहते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। उद्देश्य क्या था कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास करेंगे। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है। तो पटना में है, भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में है। बियाडा में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति का गठन किया गया, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर दिया गया उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें उद्योग मित्र बनाए गए हैं, इसे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। राजकीय सार्वजनिक उद्यम नीति 2020 की आई थी। विशेष भूमि आवंटन एवं आय माफी 2020 में आई थी। तो ये सारी बातें छोड़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक समीक्षा हमें नहीं देखना, आज अलग से हम लोग बिहार का बजट देखेंगे। और देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं, और उसके पहले एक लेक्चर में हम लोग बिहार का बजट और जो भी आर्थिक समीक्षा होगी, अगर देखने लायक होगा तो देख लेंगे, नहीं तो बिहार की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं अभी तक की, उसे हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद बहुत कम पोर्शन आपका बचता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हुए परिवहन इत्यादि चीज़ें थोड़ी सी एक एक पेज करते हुए, मुझे लगता है कि 3 लेक्चर और लगेंगे आपका, मैं पूरा बिहार स्पेशल खत्म कर दूंगा, जिसमें स्टैटिक का पोर्शन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कवर कर लें। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का जो स्टैटिक कम हिस्ट्री के पोर्शन आते हैं, वो पूरी तरह से चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से पढ़ लेंगे और उसके बाहर से कोई चीज़ बिहार के एग्जामिनेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आर्थिकी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए अंतिम समय में हम लोग वन लाइनर करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए अपना, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।